आप सभी का मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शोभा सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम देखते हैं कि ये अम्ल, क्षारक और लवण क्या है और इसमें हमको क्या कुछ जानना है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो इसमें हमको, जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने अम्ल, क्षार और लवण के रूप में यूज़ करते हैं। पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। तो कुछ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है तो जब हम उसको साबुन से साफ करते हैं तो वो उसका कलर पीला से चेंज हो जाता है, लाल या लाल जैसा कलर उसमें आने लगता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गया है तो उसको खाने का सोडा दिया जाता है। इसका कारण हम बाद में देखेंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें तो तांबे का बर्तन जब बहुत अधिक मैला हो जाता है तो उसमें बहुत दाग लग जाता है, तो उसमें साफ करने के लिए, चमकाने के लिए हम नींबू या इमली के रस का उपयोग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो उदाहरण है अम्ल और क्षार का। यहाँ पे हम सूचक के बारे में भी जानते हैं। सूचक ऐसे होते हैं या इंडिकेटर्स, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट क्या चीज़ को करते हैं? ये दर्शाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है। मतलब पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय या उदासीन गुणों को दर्शाने वाला जो पदार्थ है वह सूचक है। लिटमस एक सबसे बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है सूचक के रूप में। सूचक कहने का मतलब जो ये इंडिकेट या सूचना दे कि पदार्थ कौन सी प्रकृति का है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखें कुछ प्राकृतिक स्रोत, जैसे इमली देखते हैं, सेब, सिरका, टमाटर। और इसमें पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं, जैसे इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सेलिक अम्ल। ये सारे जो हैं वो अम्ल के उदाहरण हैं। उसी प्रकार कुछ प्राकृतिक स्रोत क्षारक के भी पाए जाते हैं, जैसे चूना, ये इसमें पाया जाने वाला क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा जिसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटी एसिड या प्रति अम्ल में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कपड़े धोने का सोडा में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हम देखें कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन से पदार्थ क्षार हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए हम कुछ सूचक का उपयोग करते हैं। सूचक भी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, इसमें भी कई प्रकार पाए जाते हैं, इनके नेचर के अनुसार, इनकी प्रकृति के अनुसार। तो यहाँ पे हम पहचान कैसे करते हैं? अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पदार्थ हमको टेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है कि बताएं कि ये अम्ल है कि क्षार, तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। इसमें हम दो प्रकार के लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं। एक होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। अगर हम नीला लिटमस पेपर को यूज़ करें तो वो नीला पहले है तो वो लाल में चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो पदार्थ हुआ अम्ल। और अगर लिटमस पेपर लाल कलर का पहले है और उस पदार्थ का टेस्ट करने के बाद लिटमस नीला में चेंज हो जाता है, मतलब लाल से नीला बदल रहा है उस पदार्थ के कारण, तो जो पदार्थ दिया गया है वो क्षार है। इसी प्रकार से कुछ अन्य पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। मतलब पहले हम जो देखे उसी प्रकार से यहाँ पे कलर के आधार पे, लिटमस के कलर के आधार पे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य भी सूचक होते हैं जिनको हम प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत रखते हैं, जैसे गुड़हल, लाल पत्ता गोभी का रस। ये जो हैं ये प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग आते हैं। और इसके अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और
फिनोप्थेलीन। यहाँ पे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन जो हैं इनको रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रासायनिक सूचक हैं। यहाँ पे आप जो भी सूचक देख रहे हैं, इन सूचक के कारण हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कलर के आधार पर अपना पहचान नहीं बताते हैं। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको हम सूंघ करके, नाक से सूंघ करके भी हम पता कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। कुछ हम टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे जो पदार्थ खट्टे होते हैं जनरली माना जाता है कि वो अम्लीय हैं, और कुछ जो नमकीन या खारे होते हैं टेस्ट में वो माने जाते हैं कि ये क्षारीय हैं। लेकिन हम सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सभी का स्पेशल गंध नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है जिसके आधार पे हम पता कर सकें। तो यहाँ पे कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम पहचान कर पाते हैं कि पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, सूंघ कर, टेस्ट करके, या फिर उनका कलर में होने वाला परिवर्तन को देख करके। इसके बाद हम कुछ इसके रासायनिक गुणधर्म की ओर चलते हैं। जो अम्ल और क्षार हैं इनका तो हम पहचान कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये रासायनिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, ये अम्ल क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं, या धातु से कैसे क्रिया करते हैं, अधातु से कैसे क्रिया करते हैं, ये सारी क्रियाएं हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहला हम रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे अम्ल एवं क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ ये कैसे अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार इन दोनों में से कोई भी अगर धातु से क्रिया करेगा तो बनाएगा लवण और मुक्त करेगा हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल हम अम्ल का लेंगे और एक एग्जाम्पल हम क्षार का लेंगे, फिर इसी को प्रयोग के द्वारा भी देखेंगे। अम्ल जब एक धातु जिंक, अम्ल कौन सा लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसकी क्रिया हम कराए जिंक से, तो जो पदार्थ हमको प्राप्त हुआ वो ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ प्रतीत हुआ। इस गैस का पहचान हम परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्षार लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका भी क्रिया जिंक से कराएं तो यहाँ पे Na2ZnO2 बना और ये होता है सोडियम जिंकेट, साथ ही गैस निकलता है हाइड्रोजन। यहाँ पे एक प्रयोग आप देख रहे हैं। इस प्रयोग में हम क्या किए हैं कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं या क्वथन नली लिए हैं और इस क्वथन नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। अब परख नली में 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, मतलब क्षार डालते हैं, और दानेदार, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस परिवर्तन के बाद एक गैस भी निकलता हुआ दिखाई देता है और इस गैस का जब परीक्षण करते हैं तो ये गैस निकलने वाला हाइड्रोजन गैस होता है। और जो हम परिवर्तन देखे थे वो परिवर्तन क्या था कि यहाँ पे हमको एक प्रकार का लवण बना हुआ दिखाई देता है, वो होता है सोडियम जिंकेट। अब हम इसी प्रकार आगे की क्रिया में देखेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया होती है। धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो बनता है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसका क्रिया कराते हैं किससे, एक अम्ल से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका क्रिया किससे कराए, अम्ल। तो अम्ल कौन सा लिए, HCl। अब जब ये आपस में क्रिया किए तो NaCl सोडियम क्लोराइड, पानी H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनता है। उसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया उसी HCl उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो बना NaCl। ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है और लवण बनता है, साथ ही साथ H2O पानी बनता है, साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसका भी प्रयोग हम प्रयोग के द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले हम एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फनल कीप के द्वारा डाल देते हैं।
कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और गैस निकलता है। गैस का परीक्षण करते हैं तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और यही प्रक्रिया अब नेक्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है, जो टेस्ट ट्यूब में बना हुआ जो पदार्थ होता है केवल वो अलग होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद क्षारक की अधातु से क्रिया कराते हैं। तो क्षारक अधातु के साथ क्रिया करके यहाँ पे अधातु के लिए हम अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं और उसकी क्रिया क्षारक से कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है लवण और बनता है जल। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया जब एक क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो यहाँ पे Na2SO3 बना और ये सोडियम सल्फाइड बना। इसके बाद पानी मुक्त हुआ, पानी निकला। और अगले क्रिया में जल और क्षारक की आपस में क्रिया कराते हैं। ये क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब इस क्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए ले लिए हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों की आपस में क्रिया कराए तो बनता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और बचता क्या है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड जब निकल जाएगा तो H2O बचता है पानी। इस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अब हम अगले प्रक्रिया में देखते हैं विद्युत चालन अभिक्रिया। यहाँ पे हम विद्युतीय प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे 100 ml का, उसमें हम 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप, एक हम बीकर लिए हैं और इस बीकर में HCl ले लिए हैं, कितना 50 ml। अब इस बीकर में एक कॉर्क लेते हैं, रबर का कॉर्क लेते हैं और उस कॉर्क में 2 कील या आलपिन लगा देते हैं। आलपिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी, यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी, और एक टॉर्च वाला जो बल्ब होता है वो ले लेते हैं और स्विच, इन तीनों को इस परिपथ के द्वारा परिपथ के रूप में बदल देते हैं तांबे के तार से जोड़ करके। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये बल्ब जलने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हम HCl लिए थे बीकर में, वो HCl कुछ समय बाद अपने आयनों में टूटने लगता है। H और Cl, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, यहाँ पे प्लस और माइनस आयन का विद्युत चालन होने लगता है और ये इस तांबे के तार से होता हुआ इस बल्ब के जलने में सहायक होता है। मतलब यहाँ पे जो अम्ल है वो अपने आयनों में विभक्त हो गया, उसका विद्युत चालन हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं आयनीकरण। आयनीकरण क्या है? यहाँ पे अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है यहाँ पे आर्नियस ने। आर्नियस ने क्या किया कि 1884 में अपने प्रयोग के अवलोकनों के आधार पर बताया कि अम्ल ऐसे अणु हैं जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन, तथा ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। कौन? अम्ल। और इसी प्रकार क्षार क्या होता है? जब इनका जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो ऋण आवेशित हाइड्रोक्सिल आयन, ध्यान दीजिएगा, अम्ल टूट रहा है H प्लस आयन में और क्षार टूट रहा है, वियोजित हो रहा है OH माइनस आयन में। अम्ल में धन आयन H निकला और क्षार में OH माइनस आयन निकला। तो ये इस प्रकार से अम्ल और क्षार की इन्होंने तुलना की। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और जब इसका जलीय विलयन तैयार किया गया तो H प्लस आयन में टूटा और SO4 2 माइनस आयन में टूटा। मतलब अम्ल क्या कर रहा है? एक प्लस आयन रिलीज कर रहा है। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, जब क्षार का जलीय विलयन तैयार किया गया तो ये OH माइनस आयन में निकलता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार
ये कैल्शियम 2+ आयन और OH- आयन में और आयन में टूटता है। कोई भी क्षार रहेगा तो वो OH- आयन देगा और कोई भी अम्ल रहेगा तो वो H+ आयन देगा। आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ के विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल हैं। हम किसी भी पदार्थ की प्रबलता और दुर्बलता, और कैसी प्रबलता दुर्बलता, अम्लीय प्रबल है कि दुर्बल है या क्षारीय प्रबल है कि दुर्बल है, इसके बारे में समझते हैं। हम विलयनों में H+ तथा OH आयनों के आधार पर उसकी अम्ल है या क्षार है के रूप में पहचान कर लेते हैं, जैसा आर्नियस ने बताया था जस्ट इससे पहले जो पढ़े हम। तो यहाँ पे H+ और OH- के आधार पे हम पता कर लिए। अब हम इसी में देखते हैं pH मान, क्योंकि इसी pH मान से हम पता करते हैं कि कोई कितना प्रबल है या कितने दुर्बल है। दो चीज़ की जरूरत होती है, एक तो यहाँ पे आयनों की जरूरत होगी उसकी प्रबलता जानने के लिए, और दूसरा इसका pH मान के पर निर्भर करता है। तो pH मान क्या होता है कि अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल, यहाँ पे जो P है वो P का मतलब होता है पोटेंस, मतलब शक्ति, अर्थात जो विलयन दिया गया है या जो पदार्थ है हमारे पास उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, यह pH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। pH स्केल में सामान्यतः 0, जो कि ये दर्शाता है कि अधिक अम्लीय है, और 14 अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, तक pH मान ज्ञात किया जा सकता है। अभी हम pH स्केल में हम ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। pH मान के द्वारा हमको पता चल जाता है कि दिया हुआ पदार्थ या विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब हम यहाँ पे pH मतलब तो समझ गए, pH स्केल समझ गए। अब यहाँ पे देखें कि ये pH स्केल कैसे काम करता है किसी भी विलयन के लिए। तो किसी विलयन के pH को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से कलर दिखाई दे रहे हैं, बहुत से कलर एक स्केल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और ये भिन्न भिन्न संख्या को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत अधिक डार्क रेड दिख रहा है एक, फिर ये लाइट हो गया, लाइट कलर थोड़ा 2, 3 ऑरेंज जैसा होता जा रहा है, येलो, और फिर इसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू होता है, और यहाँ पे डार्क ब्लू की ओर चला जाता है, बैगनी तक। तो ये जो कलर में डिफरेंट दिख रहा है टाइप्स, ये इनके भिन्न भिन्न pH मान को दर्शाता है, और इसको हम सार्वत्रिक सूचक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के कलर को चेंज करके बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है, और कितना प्रबल अम्ल है और कितना प्रबल क्षार है, कितना दुर्बल अम्ल है, कितना दुर्बल क्षार है। तो आइए देखें कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे एक का उदाहरण दिया गया है गैस्ट्रिक एसिड, मतलब हमारे अमाशय में जो एसिड HCl पाया जाता है उसका जो मान है pH मान वो 1 है। क्यों, कैसे पता चला, जब हम टेस्ट करते हैं ये भिन्न भिन्न लेमन जूस, एप्पल जूस, टमाटो जूस, ये सब, या एग, पानी, बेकिंग सोडा, ये जो जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं और ऐसे ही और कई एग्जाम्पल, इन सभी का हम लिक्विड फॉर्म में या तनु विलयन तैयार कर लेते हैं, और इसको एक pH स्केल होता है जैसा दिख रहा है पेपर का, उसके ऊपर हम उसकी थोड़ी सी मात्रा गिराते हैं तो उसका कलर धीरे से चेंज हो जाता है, और ये चेंज हुआ कलर हम मैच कर लेते हैं कि इन सभी कलरों में से किससे वो मैच कर रहा है, जिसके अनुसार वो मैच करेगा, जिस कलर का वो पदार्थ मैच करेगा तो हमको पता चल जाता है उसका pH मान कितना है। जैसे हम मिल्क लिए तो मिल्क
को पहले हम pH स्केल के टेस्टिंग साइट पे रखें और फिर उसका कलर चेंज हो जाने के बाद देखें कि पीला आ रहा है। पीला में भी कौन सा पीला, तो 6 जो pH मान है उसी के अनुसार मिल्क का भी आ रहा है। तो हमको पता चल जाता है मिल्क कैसा है, अम्लीय। अब हम अम्लीय कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बना हुआ है एसिड वाला एरो और इधर जो बना है ये बेस वाला एरो, और 7 को न्यूट्रल माना गया है। 7 जो है 7 पॉइंट वाला, इसको न्यूट्रल माना गया है। उदासीन, उदासीन होता है किसका मान, प्योर वाटर का pH मान होता है। जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे अम्लीय मान बढ़ता चला जाएगा, मतलब अम्ल प्रबल होता जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 14 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्षारीय मान अधिक होता जाएगा। मतलब हम इस कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं कि 7 से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका धीरे धीरे OH मान बढ़ता जा रहा है, OH माइनस आयन बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। उसी प्रकार से 7 से 1 की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इसका pH मान कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन धन आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो प्रबल अम्ल होता जा रहा है। और एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो भी पदार्थ जितना प्रबल अम्ल होगा उतना दुर्बल क्षार होगा, और कोई भी पदार्थ जितना प्रबल क्षार होगा उतना दुर्बल अम्ल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने जो हमारे जो डेली लाइफ है उसमें हम क्या क्या इस प्रकार pH का यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ में कैसा महत्व रखता है। सबसे पहले हम देखें पाचन की प्रक्रिया और pH। पाचन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है pH में, pH मान का। हमारा जो अमाशय है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और ये अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन की सहायता में, पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में मतलब जितना ज़रूरत है उससे अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित हो जाता है और इसके कारण पेट में जलन होने लगती है। और इस जलन या दर्द के अनुभव, जब ये जलन और दर्द होता है तो उससे बचाव के लिए प्रति अम्लों या दुर्बल क्षारों का प्रयोग किया जाता है और फिर ये उसके प्रभाव, अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है और वो उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से हम बचाव करते हैं। फिर अगला है रक्त का pH और जैविक प्रक्रियाएं। हमारे रक्त का pH मान होता है 6.8 टू 7.8। 6.8 है बहुत ही कम अम्लीय, उदासीन की तरफ, और 7.1 है क्षारीय की तरफ, बहुत ही कम क्षारीय, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि ये जो pH मान है इसके बीच में रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायनों का संतुलन बना रहता है। जैसे अम्लीय मान में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का pH मान इस लेवल से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। इसके बाद है लार का pH। हमारे दांत, हमारे मुंह में जो दांत हैं उस दांत को के चारों तरफ एक इनेमल का लेयर पाया जाता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न होने लगती है और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नमक युक्त टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जो कि मेंटेन करता है, मतलब मुंह में लार की अम्लीयता को मेंटेन करता है, ज़्यादा अम्लीय नहीं होने देता है। इसके बाद है pH और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। pH के कारण कैसे आत्मरक्षा करते हैं जंतु और पौधे। एक होता है पौधा, बिच्छू पौधा, उदाहरण के लिए बिच्छू पौधा। बिच्छू पौधा क्या है, जो टच हो जाता है हमारे स्किन से तो ईचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। तो यहाँ पे ईचिंग क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही कोई मनुष्य या जंतु इस पौधे के संपर्क में आता है तो ये शरीर में चुभ जाता है और फार्मिक अम्ल छोड़ता है, और फार्मिक अम्ल
और ये जो फार्मिक अम्ल है वो जलन और दर्द का अनुभव कराता है, और वो पौधों से लोग दूर रहते हैं, जिससे पौधा अपने आप को बचा लेता है। उसी प्रकार से मधुमक्खी के डंक से लोग बचते हैं। कारण ये है कि डंक जब लगता है तो उसमें से भी अम्ल का स्रावण होता है, और इससे लोगों को हानि होती है, जिसके कारण वो उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इसके बाद मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान का जब भी उत्पादन करते हैं तो उसके लिए अनुकूलन मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए। मिट्टी का पीएच स्तर इससे ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, और इस कारण से किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में भी बहुत अधिक ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम देखते हैं लवण और अम्ल वर्षा। लवण क्या होता है, इसके बारे में पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया देखे थे। तो लवण वही है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब H+ आयन और OH- आयन, H आयन कौन देता है, अम्ल, और OH आयन कौन देता है, क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किए तो ये लवण का निर्माण करते हैं, और इसमें धनात्मक आयनों की संख्या ऋणात्मक आयनों की संख्या के बराबर होता है, और लवण विद्युतीय उदासीन होता है, और इस उदासीन पदार्थ की बनने की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। मतलब लवण बनने की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया, मतलब अम्ल क्षार से क्रिया किया तो बनाया कॉपर सल्फेट CuSO4, और साथ में बनाया पानी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 अम्ल है और ये दे रहा है हाइड्रोजन प्लस आयन, और ये दे रहा है क्षार क्या, OH- आयन। H+ और OH- ये दोनों मिल करके और H2O बना लिए, उदासीन हो गए। इनकी अम्लीयता और क्षारीयता एक दूसरे को मेंटेन कर दी, और CuSO4 एक लवण का निर्माण हो गया। यहाँ पे अब एक और सवाल आता है कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, और उदासीन होते हैं तो इनकी प्रकृति क्या अम्लीय क्षारीय नहीं होती है? ऐसा नहीं है, लवण का भी अपना एक प्रकृति होता है, और ये भी डिपेंड करता है उसको बनाने वाले अम्ल और क्षारों पर। जैसे अगर हम ले लें कोई प्रबल अम्ल और ले लें दुर्बल क्षार, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो बनने वाला जो लवण है वो रहेगा वो रहेगा अम्लीय प्रकृति का। उसी प्रकार से अगर हम प्रबल क्षार ले लिए और दुर्बल अम्ल ले लिए, क्षार क्या है, प्रबल, तो बनने वाला लवण की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय। मतलब डिपेंड किस पर कर रहा है, इस पे, इसको बनाने वाले अम्ल और क्षार पर। जो ज़्यादा प्रबल होगा लवण की प्रकृति भी उसी के अनुसार होगी। अंत में हम देखते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्षा मतलब जो बारिश होता है उससे संबंधित है। सामान्यतः हम देखें कि बारिश जो हो रहा है वो पानी है, सामान्य पानी है, और उसका pH मान 7 होता है। लेकिन जो बारिश वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर गिरता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं, वो गैसें इस बारिश वाले पानी से जाकर के मिल जाती है और इसकी pH मान को बदल देती है। तो जब ये बहुत जो गैसें होती हैं वायुमंडल के, वो बारिश के pH मान को अगर कम कर दें, मतलब अम्लीय कर दें, तो यही कहलाता है अम्ल वर्षा। अब यहाँ पे कितना pH मान हो जाता है, 5.6, बहुत ही अम्लीय हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ये कौन कौन से गैसें हैं जो बारिश को या वर्षा को अम्लीय करके और अम्ल वर्षा कराता है। तो इसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे NO2 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी से क्रिया करके H2CO3 बना रहा है, SO2O2 से क्रिया करके SO3 बना रहा है, सल्फाइड अब उसी पानी से मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है। ये जो बन रहे हैं ये सारे अम्ल हैं और ये बारिश में मिल करके अम्लीय वर्षा या रेसिड का निर्माण करता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।